हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का अगला पार्ट लाया हूँ। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। जी, आपने सही सुना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आखिर क्या था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? आइए चलते हैं उनकी चर्चा जोरों शोर से करते हैं। मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के किनारे आयोजित की गई थी। इस आंदोलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किए गए थे, जैसे पूर्ण स्वराज, अर्थात अब भारत पूर्ण स्वराज से कम नहीं मानेगा। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया गया। तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया था तथा इस सम्मेलन में पहली बार 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था और यह प्रथा आगे चलती रही। यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन से आप मुख्य तौर पर आप शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं कि इसी में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू कह दिए थे कि हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जिस कारण से वो हर वर्ष मनाने लगे। और उसी अधिवेशन में उन्होंने बताया कि झंडे को उन्होंने पारित कर दिया और पूर्ण स्वराज को मुख्य रूप से लागू किया। तो ये था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो मुख्य तौर पर आपके सामने चर्चा की गई थी। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। दूसरा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वो लाहौर अधिवेशन है जो 1929 में हुई थी। तो ये सब जो क्वेश्चन रिलेटेड है जो आपसे लाहौर अधिवेशन में पूछी जा सकती है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे, नमक कानून के बारे में पढ़ते हैं। नमक कानून। तो नमक कानून ब्रिटिश के द्वारा लाया गया एक दमनकारी कानून था, जिससे भारतीयों को नमक बनाने या बेचने के लिए मना कर दिया गया था। यह कानून भारतीयों को मजबूरन महंगा नमक खरीदना पड़ता था। यह कानून भारतीय गांधी जी ने प्रसिद्ध या दांडी यात्रा की और नमक बनाकर यह कानून को तोड़ दिया। तो नमक कानून मुख्य तौर पर एक ऐसा कानून था ब्रिटिश के द्वारा जो भारतीयों पर लगाया गया था, और उसमें कहा गया था कि भारतीय अब नमक पर भी कर देना पड़ेगा और ना तो वो अपने मन से नमक बनाकर बेच सकते। ये सब जहाँ कानूनी मना था, लेकिन गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर ये ब्रिटिश के सामने रख दिया कि तुम जो बोलोगे वो नहीं होगा। आगे चलते हैं। वही इस नमक कानून से स्टार्ट होती है दांडी मार्च यानी यात्रा। आइए चलते हैं दांडी मार्च क्या है। तो दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी 12 मार्च 1930 का साबरमती आश्रम से करता है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा शुरू करते हैं। सही, आपने सही सुना। तो गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को करते हैं और यह साबरमती आश्रम से करते हैं। उनको दांडी पहुंचने में लगभग 24 दिन का समय लग गया, जिस कारण वो 6 अप्रैल 1930 को लगभग वो दांडी पहुंच गए थे। तो वहीं प्रकार उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो जैसा कि मैंने आपको लाहौर अधिवेशन में बताया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। आइए चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मंजूरी मिलती है और 31 जनवरी 1930 को गांधी जी इरविन की चुनौती देता है और अपनी 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत करता है। और गांधी जी कहते हैं कि यदि इरविन इन बातों को मान ले तो इन आंदोलनों को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इरविन ने गांधी जी की मांगें को स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसके पश्चात 12 मार्च 1930 को क्या करते हैं, गांधी जी ऐतिहासिक दांडी यात्रा करते हैं और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ देते हैं और वहां से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके पश्चात गांधी जी भारतीयों को ब्रिटिश के साथ और सहयोग आंदोलन करने की बात करते हैं, जैसे छात्र अंग्रेजों का स्कूल नहीं चाहे, भारतीय अंग्रेजों के पास नौकरी ना करें, ऐसा ही मांगे कुछ करते हैं गांधी जी, और लोग मुख्य तौर पर इन्हें निभाते हैं। और जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैलना शुरू हो जाते हैं, तब ब्रिटिश को दिक्कत होने लगती है। अब ब्रिटिश उसके तहत अपने एक सम्मेलन करते हैं,
वो 3 सम्मेलन करते हैं जिसे कहते हैं गोलमेज सम्मेलन, जो 1930 और 31 के बीच हुई थी। और ये गोलमेज सम्मेलन मुख्य तौर पर इंग्लैंड में हुई थी। आइए पढ़ते हैं पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें शरीक हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी भी सहयोग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाला एक मुख्य भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होती है, तो इंग्लैंड में होती है। ये आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा, जो जीटीवी एग्जाम में आ जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे ही गोलमेज सम्मेलन में भाग गांधी जी नहीं लेना चाहते हैं, उस समय इरविन गांधी जिसे कहते हैं, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं, कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच होती है। इस समझौते को दिल्ली की समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में गांधी जी की मांगों को स्वीकार कर लिया और गांधी जी भी इरविन के बात मानकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से इंग्लैंड में जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये था गांधी इरविन समझौता। गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं डर रहे थे ये आंदोलन कहीं बड़े स्तर पर ना फैल रहा, जैसे असहयोग आंदोलन फैला था। उस डर के कारण इरविन चाहता था कि मैं गांधी जी से बात करूं और उसे अपने बात के लिए मनवाओ, लेकिन गांधी जी कहाँ मानने वाले थे। गांधी जी भी अपने उसके सामने शर्त रखते हैं कि आप इन शर्तों को पूरा कीजिएगा तो हमें इंग्लैंड चाहूँगा और गोलमेज सम्मेलन में भाग लूँगा, अन्यथा नहीं। अब क्या होगा, तो अब गांधी जी, अब जो ब्रिटिश थी वो उनकी शर्तें को मांग लेती है ना। और फिर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके चल जाते हैं इंग्लैंड। और वहाँ जब वो जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो वहाँ देखते हैं सभी आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटिश सांप्रदायिक पंचायत का टॉपिक ला रहा था, पर सांप्रदायिक पंचायत वो होता है दोस्तों कि आपको अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र दिया जाएगा, आप उस क्षेत्र में निवास करें और राज करें। तो ये गांधी जी समझ गए थे ये अखंड भारत का निर्माण नहीं हो रहा, ये खंडित भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे खंडित भारत नहीं पसंद है, मुझे अखंड भारत पसंद है। गांधी जी बेहद नाराज़ हुए और वहाँ से फ़ौरन वापस लौट आए और वापस भारत आ गए। तो था गांधी इरविन समझौता, जो गांधी जी ने तो मान लिया था लेकिन ब्रिटिश ने धोखाधड़ी में नहीं नामा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सांप्रदायिक पंचायत। जैसे मैंने अभी अब चर्चा किया सांप्रदायिक पंचायत, उससे मुख्य तौर पर समझते हैं क्या है। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार निम्न सदन के एक निश्चित संख्या संप्रदाय के आधार पर आरक्षित कर दी। यहाँ सांप्रदायिक पंचायत से तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न संप्रदाय जैसे सिख, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग अपने उम्मीदवारों को चुन सकेंगे। मैकडोनाल्ड ने पिछड़े वर्ग को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया और लेकिन गांधी जी इसका विरोध किया। यानी मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचायत का टॉपिक लाया था भारत में, वो मुख्य तौर पर भारत को बांटने की टॉपिक था। इस कारण से गांधी जी बेहद नाराज हुए और इन्हें लागू भारत में नहीं होने दिए। आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक क्या है। तो अभी तक हमारा टॉपिक सांप्रदायिक पंचायत पर हुआ था और सांप्रदायिक पंचायत से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक मिलती है दोस्तों पूना समझौता। पूना समझौता क्या है, ये आपसे एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल से हुआ, जो एक महत्वपूर्ण समझौता था। इसके तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन के बजाय प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। पूना समझौता मुख्य तौर पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुई थी। एक तरफ गांधी जी चाहते थे कि सभी जाति समान रूप से रहे, लेकिन वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे जाति व्यवस्था को ही वो ख़त्म करना चाहते थे। खासकर वो दलित जो हमेशा से पिछड़ा रहा है, जो हमेशा से लोगों के सामने पिसाया है, जो हमेशा से लोगों को दर्द ठुकरे खाया है, वो चाहते थे वो जाति व्यवस्था को ही ख़त्म करे। लेकिन जब पूना समझौता होता है तो दोनों के बीच समझौता होता है और कहा जाता है कि ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में आपको आरक्षित सीटें मिलेगी, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में 18% सीटें आरक्षित कर दी गई, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी अपने आप को मना लिए और गांधी जी भी
ये समझौता सक्सेसफुल करा दी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है 1935 का अधिनियम। क्या था 1935 का अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को गोलमेज सम्मेलन में हुई और चर्चा के आधार पर पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा को बिहार से। इसी अधिनियम को भारत का संविधान का आधार कहते हैं। कुछ इस अधिनियम में मुख्य प्रावधान थे, जैसे एग्जाम्पल हम लोग तौर पर देख सकते हैं क्या प्रावधान थे। तो आइए नंबर एक में देखते हैं, तो वह ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ के रूप में स्थापित किया गया। यह पहला प्रावधान था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, अर्थात विश्व को आरक्षित एवं स्थानांतरित रूप में बांटा गया। ये दूसरा। आज चलते हैं तीसरा मुख्य तौर पर, ऐसे तो बहुत से अधिनियम थे। तीसरा, निर्वाचन प्रणाली को विस्तारित करके 65 लाख से 3 लाख करोड़ किया गया, अर्थात अब निर्वाचन में अधिक लोग भाग ले सकेंगे। ऐसे बहुत सा इसमें नियम लगाए थे, लेकिन कुछ नियम आपके सामने मैं चर्चा किया था 1935 का अधिनियम। दोस्तों, आज भारत का संविधान जो है वो लगभग 60 से 70% 1935 के शासन अधिनियम से डायरेक्ट उठा के उसमें लिख दिया गया, क्योंकि 1935 का अधिनियम हमें बहुत सी चीज़ें डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, वो संविधान में करती है और डायरेक्टली हेल्प करती है संविधान को बनाने में। तो 1935 का अधिनियम कहीं ना कहीं कुछ तौर पर सक्सेसफुल रहा है। आइए चलते हैं 1937 का चुनाव। अब 1935 का अधिनियम के तहत एक चुनाव होती है, जिसे हम लोग कहते हैं 1937 का चुनाव। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 1937 के चुनाव में बड़ी उपलब्धि मिली, जिनमें 837 सीटें में से 715 सीटें कांग्रेस को मिली और कांग्रेस 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल के राज्यों में कॉम्बो थे। यानी कांग्रेस को 1937 में सफलता मिली, अब मुख्य तौर पर 5 स्टेट में मिली थी। आइए 5 स्टेट को शॉर्ट में हम जानते हैं कॉम्बो। आखिर कॉम्बो क्या है? तो कॉम्बो का फुल फॉर्म मुख्य रूप से सी मतलब सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत होती है, और यू मतलब यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत होती है, और एम मतलब मद्रास, बी मतलब बिहार और ओ मतलब उड़ीसा। ये 5 स्टेट थी जहां कांग्रेस ने अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट हमारा होगा, इसके अलावा 3 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, जो बंगाल, सिंध और पंजाब थी, और कई छोटे छोटे राज्यों में अन्य पार्टी की सरकार बनी। बिहार का प्रधानमंत्री 1937 के चुनाव से मोहम्मद यूनुस थे। 1937 के चुनाव की उपलब्धियाँ, 1937 के चुनाव की निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त हुई थी। अब क्या उपलब्धियाँ हैं, आइए चलते हैं। यहाँ पर मैंने भी चर्चा किया था, क्या बिहार का प्रधानमंत्री 1937 से चुनाव से कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये कैसे हो सकता है? हाँ, आपने सही सुना। पहले जब ब्रिटिश काल में हर राज्य को मुख्यमंत्री ना कहकर प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन आज संघ रूप में प्रधानमंत्री होता, ना कि राज्य रूप में। वर्तमान में राज्य में मुख्यमंत्री होती है और संघ के रूप में प्रधानमंत्री होती है, जो एक केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखती है, जो एक राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 1937 के चुनाव की क्या उपलब्धियाँ थी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला, 1937 के चुनाव की निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। क्या उपलब्धियाँ हैं? तो पहला है सिंचाई सुविधा में उन्नत। देखिए दोस्तों, यदि आपका सिंचाई व्यवस्था बेहतर हो जाता तो आपका कृषि व्यवस्था बेहतर हो जाएगा, और आप जानते हैं कि भारत में अधिकतम कृषि ही होती है। कृषि व्यवस्था सही होने का मतलब है सही लोगों को रोजगार मिलना, जीडीपी ग्रोथ होना, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। जनजातियों के अधिकार की रक्षा, जनजाति के अधिकार से कई अधिकार ऐसे थे जो अंग्रेजों ने छीन लिया था, वापस उसे अधिकार दिया गया। तीसरा, शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास। तो ब्रिटिश ने शिक्षा को अंग्रेजों के हित में बनाया था, ना कि भारतीयों के हित में बनाया था। तो उसमें भी बहुत सारे कुछ सुधार हुए थे। आइए चलते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा मिला और नए नए हॉस्पिटल वगैरह खुलने लगे। तो ये चुनाव जीतने के बाद लोग करने लगे थे। आइए चलते हैं आगे। जिन्ना एवं मुक्ति दिवस। क्या है जिन्ना एवं मुक्ति दिवस? तो जिन्ना अपने राजनीतिक करियर के लिए चिंतित थे। वास्तव में वे धर्म की परवाह न करके राजनीतिक जीवन के विषय में अधिक सोच रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939 में हुई। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिया। कांग्रेस के इस्तीफे के बाद जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, जिन्ना ने कब मनाया था मुक्ति दिवस? तो 22 दिसंबर 1939। और कांग्रेस जैसे इस्तीफा देता है उसके मंत्रिमंडल जिन्ना खुश हो जाते हैं और उस दिन मुक्ति दिवस मनाते हैं। अब कांग्रेस इस्तीफा क्यों देते हैं, आइए चर्चा करते हैं अगले 2 मिनट में। इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो भारत नहीं चाहता था कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध में शरीक हूँ,
पार्टिसिपेट करूं, लेकिन ब्रिटिश जबरन भारत का नाम दे देता है। यह सुनकर भारतीय जो स्टेट में सरकार बना चुकी थी वो काफ़ी दुखी होते हैं और वो कह रहे थे मुझे सरकार के क्या काम, जब हमारी बात नहीं माने, जब तक हम संप्रभु नहीं हैं तो हम क्यों सरकार बनाए। इसलिए उन्होंने सभी मिलकर मंत्रिमंडल ही पूरा इस्तीफा दे दिया, जिसे जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और वो 22 दिसंबर 1939 को दिन था। कि बेहद दुर्भावना घटना थी। एक तरफ कांग्रेस नाराज़ थी तो एक तरफ जिन्ना खुश थे। एक तरफ जिन्ना अपने राजनीतिक करियर के लिए परेशान थी तो एक तरफ हमारे गांधी जी जोड़ने को लिए तैयार थे। ब्रिटिश से कैसे आज़ादी हो उसके लिए तैयार थे, कैसे भारत अखंड भारत बने उसके लिए तैयार थे। लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोगों की सोच अलग होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो है हमारा सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद सरकार। अब ये टॉपिक मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और मैंने नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।